और भाई क्या हाल है? बढ़िया, मस्त एकदम। पढ़ रहे हो? अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। चेहरे से ही लग रहा है पूरा पढ़ रहे हो, है ना? अच्छा चलो, कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और यूं कहें तो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, यही पढ़ा था। ठीक है, उसका फॉर्मूला आया था ये 1/4πε0 Q/R। किसी भी चार्ज Q के कारण R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा उसका फॉर्मूला ये था। ठीक है, अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, क्या निकाले? पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे मान लो एक चार्ज यहां पे था, दूसरा चार्ज यहां पे था और तीसरा चार्ज यहां पे था। तीसरा चार्ज था ही नहीं। क्या देख रहे हो? तीसरा चार्ज था ही नहीं। ठीक है, इसी चार्ज को हम क्या कर रहे थे? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को Q0 को, जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, इसको यहां से यहां तक ला रहे थे। तो चेंज इन पोटेंशियल हमने क्या देखा था? इतना आया। चेंज इन पोटेंशियल क्या देखा? इतना आया। सिंपल। हम इसको कैसे कैलकुलेट किए थे ये भी देखा था। और हमने एक होमवर्क दिया था, क्या? एक सर्कल के कारण तुम्हें पोटेंशियल निकालनी है। ठीक, निकाले? नहीं? चलो बहुत बढ़िया, हम लोग आगे देखेंगे उसमें। ठीक है, अच्छा आज हम लोग क्या करेंगे? इस पोटेंशियल के बारे में थोड़ा और बातें करेंगे। ठीक है, तो बने रहो हमारे साथ, देखते रहो। ठीक है, चलो अब जैसे क्या जैसे देखो क्या जैसे देखो, हमने कल तुम्हें पढ़ाया था, ठीक है, एक चीज बताया था। ठीक है, क्या पढ़ाया था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यही बताया था ना एक? हाँ या ना? ये बताया था हमने। ठीक है, और बोला था कि इस पे कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। ठीक है ना? अब देखो, इस पे एक सिंपल न्यूमेरिकल बताता हूं मैं, दो तरीके से इसको बताऊंगा। इस तरीके से हम कितनी आसानी से बना सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे सवाल हमारा कुछ ऐसा है सवाल को ध्यान से सुनोगे। ठीक है, एक चार्ज Q है, या Q1 मान लेते हैं। ठीक है, दूसरा चार्ज Q2 है। ठीक है, दोनों के बीच का सेपरेशन R है। दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है? R है। ठीक है, अच्छा इसको फिक्स मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? फिक्स। ये Q1 हमारा चार्ज फिक्स है, एकदम फिक्स है, बैठ गया है, एकदम अच्छे से बैठ गया है ना? हाँ चलो, अभी देखो तुमसे पूछा गया कि, और ये एक चीज और कि ये जो चार्ज है वो पूरा फ्री है भैया। ये क्या है? पूरा फ्री है। ये मस्त घूम सकता है ना? मस्त घूम सकता है, ये कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन अलोंग द लाइन जाएगा, पता है ना, कूलम्स लॉ से। ठीक है, अच्छा तो इसको छोड़ दिए तो ये इधर भागने लगा। तो बोला कि जब बहुत बड़ा सेपरेशन हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन हो जाएगा, तब इस चार्ज की वैल्यू क्या होगी? मतलब चार्ज की वैल्यू नहीं, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ द चार्ज क्या होगी? ठीक है, इनफाइनाइट पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो मैंने तुम्हें जब कूलम्स लॉ बताया था तभी बताया था कि इसकी स्पीड हमेशा बढ़ेगी, घटेगी नहीं, है ना? स्पीड क्या होगी? बढ़ते रहेगी, कभी इसकी स्पीड घटेगी नहीं। फोर्स घट सकता है, ठीक है, एक्सेलरेशन घट सकता है, लेकिन इसकी स्पीड नहीं घटेगी। क्यों? क्योंकि ना तो फोर्स नेगेटिव होगा ना एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, बस मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ठीक, अच्छा तो उसको कैसे निकालेंगे? अगर इंटीग्रेशन मेथड से निकाले तो कैसे निकालेंगे? ठीक, अच्छा अब देखो, इन दोनों चार्ज के बीच फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। फोर्स इतना लग गया। चलो अब सोचो, इस फोर्स को अगर इन दोनों का मास मान लेते हैं, मास कितना है? M, इसका भी मास क्या है? M। ये तो फिक्स है, मूव कौन कर रहा है? ये। तो इसका अगर एक्सेलरेशन देखें, ठीक है, इसका एक्सेलरेशन देखें तो मान लेते हैं इस टाइम पे जब फोर्स लग रहा है उसके जस्ट बाद इसका एक्सेलरेशन कितना है? A। तो फोर्स इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। सिंपल। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, A इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक M जो आया था वो M यहां पे हो गया। अब देखो, अगर तुम्हें याद है 11th का, ठीक है, कि वेरिएबल एक्सेलरेशन, क्योंकि यहां पे फोर्स वेरी कर रहा है, किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। हाँ या ना?
सोचो ना, जैसे जैसे पार्टिकल दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स घटेगा। तो फोर्स किसके साथ वेरी कर रहा है? डिस्टेंस के साथ। तो एक्सेलरेशन भी डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। और ऐसे वेरिएबल एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा था, याद है तुम्हें? इसको ऐसे लिखे थे, क्या लिखे थे? v dv बाय dx। भूल गए कि याद है? q1 q2 बाय एम आर स्क्वायर। थोड़ा सा बता देता हूं, देखो एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं ना, dv बाय dt। ठीक है, हमें चाहिए एक्सेलरेशन हमारा किसके साथ वेरी कर रहा है? डिस्टेंस के साथ। तो हम थोड़ा सा इसमें क्या करते हैं कि यहां पे dx से डिवाइड करके ऊपर से dx से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और dt तो पहले से था ही। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं। dx dx कैंसिल हो गया, खत्म। ठीक है, अब सोचो dv बाई dx को क्या लिख सकते हैं? कुछ नहीं, वो तो वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा तुम्हारा? dv बाय dx। और dx बाई dt को क्या लिखते हैं? v। यानी एक्सेलरेशन जो डिस्टेंस के साथ वेरी करता हो, वेरिएबल एक्सेलरेशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? v dv बाय dx। वही तो लिखा हूं। अब कुछ नहीं करना है, अब बस सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और वो कितना हो जाएगा? देखो वो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख सकते हैं v dv इज इक्वल्स टू k q1 q2 बाय एम एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसको x बना दो क्या? ठीक है, इसको r बना देता हूं, है ना, क्योंकि r के साथ वेरी कर रहा है। r भी डिस्टेंस है, x के जगह पे हमने क्या रख दिया है? r। सिंपल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? d r बाय आर स्क्वायर। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, सिंपल x के जगह पे हमने, हमारे यहाँ वेरिएबल क्या है? r, तो हमने क्या रख लिया है? r। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। ओके, चलो अब देखो, अब इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां तक? कहां से कहां तक? देवलोक से पाताल लोक तक, की कहां से कहां तक? चलो देखें। अच्छा, जब डिस्टेंस r था, जब दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस r था, तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। जब डिस्टेंस इन्फिनिटी हो गई तो मान लेते हैं वेलोसिटी कितनी है? v। क्या मान लिए? वेलोसिटी कितनी है? v। ठीक है भैया, मान लिए वेलोसिटी v है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2। लिमिट भी बिठा सकते हो तो इतना ही आएगा, है ना, 0 से v तक है, लिमिट बिठा के देख लो तब भी इतना ही आने वाला है। ठीक है, अच्छा इसका देखो, k q1 q2 बाय m। अच्छा, 1 बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी? 1 बाय आर स्क्वायर की इंटीग्रेशन बोलो, हम करते आ रहे हैं अभी। ये कितना हो जाएगा? -1 बाय आर। कहां से कहां तक? आर से लेकर के इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, बस लिमिट पुट कर दो। वो कितना हो जाएगा? k q1 q2 बाय m इंटू 1, माइनस को अगर बाहर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 बाय इन्फिनिटी माइनस 1 बाय आर होगा। और 1 बाय इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है? 0। 1 बाय इन्फिनिटी की वैल्यू 0। खत्म हो गया ये। तो ये कितना बचा? यहां पे 0 माइनस 1 बाय आर, क्योंकि ये टोटल टर्म कट क्या हो जाएगा? 0। तो 0 माइनस 1 बाय आर, तो -1 बाय आर हो जाएगा। और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहां पे? k q1 q2 बाय एम आर। ठीक है, अच्छा ये v स्क्वायर बाय 2 था। अब 2 को अगर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 2 यहां पे चला जाएगा, हाँ या ना? तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? रूट अंडर इतना, रूट अंडर 2k q1 q2 बाय एम आर। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल एट इनफाइनाइट सेपरेशन। ठीक है, बात समझ में आई? कोई खास बात इसमें नहीं है। अब देखो, जिसको ये वाला कंसेप्ट आता हो, जिसको ये वाला कंसेप्ट आता हो, वो एक लाइन में कर सकता है इस सवाल को। जैसे देखो कैसे, ये तो समझ में आया। अब हम इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके बनाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके बनाएंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके बनाएंगे सवाल को। देखो क्या था? चार्ज Q1 Q2, सेपरेशन कितना था? R। ठीक, और फाइनली सेपरेशन कितना हो गया? ये तो फिक्स है। फाइनली Q2 यहां पे आ गया, कहां पे? इनफाइनाइट पे, हाँ या ना? ठीक, अच्छा अब सोचो कि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएं, क्योंकि इस पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स
नहीं लग रहा है, ठीक है ना। जो लग रहा है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, अदरवाइज कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो क्या होगा, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा बोलो, के Q1 Q2 बाय आर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही होता ना, के Q1 Q2 बाय आर। सिंपल, कोई खास बात इसमें नहीं है। चलो ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि चार्ज तो मूव कर ही नहीं रहा ना भाई। चार्ज मूव करेगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी होगा, नहीं तो क्यों काइनेटिक एनर्जी होगा। बात समझ में आ रहा है, हाँ बहुत बढ़िया, तेज हो गए हो। अच्छा, फाइनल कितना है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचो क्या सोचोगे कि दो चार्ज अगर इनफाइनाइट सेपरेशन पे हो तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, 0। तो ये 0 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अच्छा, ये चार्ज मूव कर रहा है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या इसको हाफ mv² माना जा सकता है। हाँ, इसको क्या माना जा सकता है, हाफ mv²। इस पार्ट, क्योंकि इसका तो पहले से ही 0 है, तो फिक्स है ना भाई, पहले से इसका 0 है। तो इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv²। हो गया खत्म। अब देखो क्या करो, 0 है, इसको बेकार लग रहा है देखने में, हटा दो इसको। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो 2 यहां पे आ जाएगा, m नीचे आ जाएगा, तो v² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2k Q1 Q2 बाय mr। अब इसको स्क्वायर को हटा दो तो रूट। क्या एक लाइन में आंसर है, सिंपल, एक लाइन पे इसका आंसर आता है, ठीक है। अच्छा, बात आई समझ में। तो हम कभी भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। यूज कर लो तो तुम्हें क्या हो गया, बहुत आसानी से तुम रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल है, ठीक है, एक और सवाल है, थोड़ा सा टफ, मतलब टफ क्या, थोड़ा सा मजेदार है, ठीक है। देखो इसको समझना, ठीक है, इस सवाल को समझना क्या है, इस सवाल को समझना, ठीक है। ये सवाल कुछ ऐसा है कि इस सवाल ऐसा है कि हमारे पास यहां पे एक प्रोटॉन है, ठीक है, जिसका चार्ज E है और मास m है, ठीक है। एक प्रोटॉन है जिसका चार्ज E है और मास m है, और ये रेस्ट पे है, ठीक है, रेस्ट पे है बट फ्री है, रेस्ट पे है बट फ्री है, मतलब ये मूव कर सकता है। ये सोचो एक सुनसान जगह पे, सुनसान ब्रह्मांड में एक चार्ज ऐसे रखा हुआ है, सिंपल, ठीक है। इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा है, ठीक है, सुनसान है। तो एक दूसरा प्रोटॉन ने सोचा कि भाई मेरा भाई जो है वो सुनसान बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है, तो ये इसके तरफ इनफाइनाइट डिस्टेंस से चला, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से ये चला इसके तरफ, ठीक है। कितने स्पीड के साथ चला, u स्पीड के साथ। ये भी क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है भाई इसका, ठीक है, प्रोटॉन, PROTON, प्रोटॉन भाई इसका, ये चला इधर, ठीक है, ये चला। लेकिन ये क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगा कि ये इसको मारने आ रहा है, सोचेगा या नहीं सोचेगा। प्रोटॉन कैसे सोच सकता है, सोचेगा ही नहीं, है ना। बट होगा क्या, सोचो, सिंपल सोचो कि जैसे ये प्रोटॉन इसके पास आएगा, जैसे ये प्रोटॉन इसके पास आएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, ये भागना स्टार्ट करेगा इधर, हाँ या ना, ये भागना स्टार्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पहले इसकी रेस्ट, ये रेस्ट में था, फिर क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, हाँ या ना, मतलब वेलोसिटी इसकी इधर है, फोर्स इधर है, तो क्या होगा, इसकी स्पीड घटना शुरू हो जाएगी, घटना शुरू हो जाएगी, ठीक। अच्छा, तो ऐसा होगा, ठीक। तो सवाल ये है कि ये दोनों भाई जो हैं वो कितने पास आ सकते हैं, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकालिए, ठीक है। क्या बोल दिया, फाइंड द क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर द टू प्रोटॉन्स, ठीक है। ये दोनों भाई भाई जो हैं वो कितने पास आ सकते हैं, मिनिमम, ठीक है, सबसे नजदीक कब आ सकते हैं, ठीक। अच्छा, ठीक, सवाल क्या है कि एक प्रोटॉन है जो रेस्ट पे है और फ्री है, दूसरा प्रोटॉन इनफाइनाइट से इसके पास आ रहा है, ठीक है, इसके पास आ रहा है, ठीक है, कितने स्पीड के साथ, उसका इनिशियल स्पीड कितनी है, u, उसकी इनिशियल स्पीड कितनी है, u, ठीक है।
तो तुमसे पूछा गया कि ये कितने नजदीक तक आ सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। चलो अच्छा, इसमें एक कंडीशन ये होता है, ठीक है, इसमें जो कंसेप्ट लगाने का तरीका होता है वो ऐसा होता है कि जैसे कि मैंने बताया जब ये पास आएगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा और दूर ऐसे मूव करेगा, हाँ या ना, क्योंकि ये इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, इन दोनों के बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा, हाँ या ना। चलो लग रहा है, तो होगा क्या, इसके कारण इस पे जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा और इस पे फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक। तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड घटेगी, इसकी स्पीड जो है वो घटेगी और इसकी स्पीड जो है वो बढ़ेगी, ठीक। और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों के बीच जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का स्पीड सेम हो जाएगा, मतलब ये इस पे जितना फोर्स लगा रहा होगा ये भी उस पे उतना ही फोर्स लगा रहा होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है, हाँ ठीक। तो उस कंडीशन को बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक। तो क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, नहीं, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाए तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू यू, इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m इंटू यू। कैसे, क्योंकि ये तो रेस्ट पे था इनिशियली, तो इसका मोमेंटम तो 0, इसकी स्पीड कितनी थी, m इंटू यू, इसकी स्पीड u थी, तो मोमेंटम कितना हो गया, mu। ये क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम कितनी हो गई, m इंटू यू प्लस 0, दैट इज इक्वल्स टू m इंटू यू, ठीक। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, अब सोचो हमने क्या बोला, जब ये एकदम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों की स्पीड सेम रहेगी, दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। बात समझ में आ रहा है, मतलब इसकी स्पीड घट रही है, इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड सेम होगी और उसी को बोला जाता है क्या, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, उसको क्या बोला जाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। बहुत बढ़िया। तो अब देखो, जब दोनों भाई की स्पीड सेम हो गई, तो मान लेते हैं दोनों भाई ऐसे चले, ठीक है, इसकी स्पीड भी v है और इसकी स्पीड भी v है, ठीक है, ये डिस्टेंस r है, ठीक है, यही हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही क्या है, r जो है हमारा क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक। अच्छा, तो उस कंडीशन में मोमेंटम क्या होगी, mv प्लस mv यानी 2mv। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितनी है, m इंटू यू, फाइनल मोमेंटम कितनी है, 2mv, ठीक। m ने m को मारा तो v इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 1/2u, v इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 1/2u, मतलब वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी के हाफ हो जाएगी, सिंपल, ठीक। अच्छा, हमें तो निकालना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, हमें दोनों वेलोसिटी में रिलेशन पता चल गया, बहुत बढ़िया भाई, दोनों भाई का हमको क्या मिल गया, वेलोसिटी में रिलेशन मिल गया, ठीक, लिख लिए थे ना, हाँ। चलो, अब अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, इसका इनिशियल एनर्जी कितनी है, हाफ m(u)² है। अच्छा, इस पे कोई काइनेटिक एनर्जी है, नहीं, इस पे कोई काइनेटिक, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता है ना कैसे लगाते हैं, u इनिशियल प्लस k इनिशियल इज इक्वल्स टू u फाइनल प्लस k फाइनल, यही है। अच्छा,
पहले तो ये दोनों इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सेपरेट थे, तो पोटेंशियल एनर्जी होने का कोई सवाल ही नहीं आता है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गया। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसके पास है, क्योंकि ये तो रेस्ट पे है भैया, बैठा हुआ है मस्त एकदम। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ mu²। अच्छा, अब देखो फाइनल सिचुएशन हमारा ऐसा है, ठीक है, इनिशियल सिचुएशन ऐसा था, फाइनल सिचुएशन ऐसा है। तो फाइनल में दोनों की वेलोसिटी है दोनों की वेलोसिटी है। तो एक जो ये भाई है उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख लें क्या, लिख लेते हैं, पहले आ गया तो लिख लेते हैं। दोनों कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, r। दो कितने डिस्टेंस से सेपरेट है, r। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, k। देखो दोनों का चार्ज कितना है, E इंटू ई, तो E इंटू ई क्या हो जाएगा, E², ठीक है। और डिस्टेंस कितना है, r। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k Q1 Q2 बाई r प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इस वाले भाई की, ये है हाफ mv² प्लस इसकी भी क्या है, हाफ mv²। खत्म, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब बस सॉल्व कर लेना है, ठीक। अच्छा देखो, हाफ mu², ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, mv², और mv² इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस mv²। इसको प्लस करेंगे, हाफ ऑफ 1 होता है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसमें k की वैल्यू डाल ही देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय r। बस अब v की वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू पुट कर दो। v की वैल्यू कितनी होगी, m। v की वैल्यू होती हाफ ऑफ u, यानी ये कितना हो जाएगा, हाफ इंटू यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो m तो पहले से था, v² बाय 4, v² बाय नहीं u² बाय 4 हो जाएगा, u² बाय 4, ठीक है। u² बाय 4 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय r, लिख सकते हैं इतना, हाँ। अब देखो r निकाल लो यहां से, खत्म। यहां से इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, इसमें आएगा, इसको एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो 4 यहां पे बचा 2 में 1 गया तो 1, यानी 1/4 mu² इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E² बाय r। इस 4 ने इस 4 को मार दिया, तो r इज इक्वल्स टू क्या हो गया, r इज इक्वल्स टू हो गया E² बाय पाई एप्सिलॉन नॉट mu²। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आया, बस मैं ही समझ गया, फिर से आ रहा है ना, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। खत्म, बहुत आसानी से ऐसे सवाल निकाल सकते हो, ठीक है। एक सवाल मैं देता हूं, उसको निकालना, ठीक है, उसको निकालना, ठीक है। जैसे मिटा दूं, एक सवाल ट्राई करना बनाने का। देखो ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है, Z, ठीक है। और एक अल्फा पार्टिकल, ये क्या है, अल्फा, ये अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। इसको स्पीड दे देते हैं u, इसको स्पीड कितना दे दिए, u, ठीक। और ये अल्फा पार्टिकल है, इसकी स्पीड कितनी दे दिए, u, इसकी स्पीड कितनी दे दिए, u, ठीक। तो तुम्हें बताना है कि ये इसके कितने पास आ जाएगा, ठीक है, ये कितने पास आकर के ऐसे आएगा। अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, ठीक। अच्छा, तो ये क्या होगा, अगर हम मानेंगे कि ये जो जेड है, ये जेड मतलब इस न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इस अल्फा पार्टिकल के चार्ज से ज्यादा है, मान लेते हैं ऐसा, ठीक है ना।
अच्छा, तो तुम्हें सिंपल ये बताना है कि ये जो अल्फा पार्टिकल ऐसे आएगा तो इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि ये भी प्लस। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब कितने नजदीक से ये वापस चला जाएगा, कितने नजदीक से ये वापस चला जाएगा। इधर से आएगा फिर इधर से चला जाएगा, तो वो मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। सवाल समझ में आया? ये न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल है, उसको वेलोसिटी कितनी दी है? u। कितनी वेलोसिटी दी है? u। तो उधर से वो आ रहा है, इधर भी ये खड़ा है, मस्त एकदम मोटा ताजा न्यूक्लियस खड़ा है, ठीक है। और तो ये क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। तो तुम्हें कैसे क्या करना है अब तुम जानो, बस बता देना है कि ये वाला डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस से वो वापस चला जाएगा वो कितना होगा। सिंपल बात आ रही समझ में? हाँ, अच्छा चलो, ये तो हो गई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अभी हम लोग निकालेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो हमें क्या समझना, वो सिंपल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। हमारे मन में वो ये बात रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया। तो हम क्या करते हैं कि लेट E be the electric field at a distance r, from a system of charge, at a distance r from a system of charge, and V, क्या? V be the potential at that point, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज क्या है मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, ठीक है, इस सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ चार्ज है, ठीक, ये क्या है? सिस्टम ऑफ चार्ज, ठीक है। बहुत सारे चार्जेस हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं P, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? P। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है और पोटेंशियल क्या है? V। और पोटेंशियल क्या है? V। हमने पहला क्लास जब पोटेंशियल बताया था, याद करो वो क्या बताया था? मैंने बोला था जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ई से, उसी को हम क्या कर सकते हैं? एक स्केलर क्वांटिटी के साथ डिनोट कर सकते हैं, जिसको बोला जाता है V। क्या बोला जाता है उसको? V। वही V के बारे में हम लोग आज डिस्कस करें। दोनों के बीच में रिलेशन देखेंगे भाई। अगर रिलेशन पता चल गया तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है पता है, वहां पे पोटेंशियल लिख सकते हैं, जहां पे पोटेंशियल पता है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। हाँ या ना? लिख सकते हैं ना? हाँ, चलो आओ। तो ये हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल हमें इतना है। अब इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ठीक। अच्छा, तो अगर यहां पे हम एक Q0 चार्ज रख देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट P है, अगर हम यहां पे Q0 चार्ज रख देते हैं, ठीक है, या इसको यहां से हटा देते, Q ही रखते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको कुछ भी रख देते, सिस्टम ऑफ चार्ज जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ बड़ा Q रख देता हूं, ठीक है, बड़ा Q। अब यहां पे छोटा Q रख दिए, ठीक। तुम सोच के देखो कि फोर्स कितना लगेगा इस छोटू सा Q पे, कितना फोर्स लगेगा बोलो? इस छोटू सा Q पे कितना फोर्स लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? F इज इक्वल्स टू Q इंटू ई, यही तो होता है। हाँ, तो हम लिखेंगे इफ यू प्लेस अ छोटू Q चार्ज Q लिख देते ना, चार्ज छोटू Q
एट पॉइंट P, तो फोर्स कितना लगेगा? देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कितना हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। फोर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। ठीक है, फोर्स इज इक्वल्स टू F इंटू Q। लिख सकते हैं ऐसा? नहीं, फोर्स इज इक्वल्स टू होता है Q इंटू E। थोड़ा सा जो शब्दों में ना कभी कभी हेर फेर हो जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना कहीं शब्दों में हेर फेर ना हो। अच्छा चलो, ये तो हो गया। अब देखो, हमें तो चाहिए रिलेशन, ठीक है, तो फोर्स तो लिख लिया, हमें चाहिए पोटेंशियल, और पोटेंशियल के लिए चाहिए वर्क डन, हाँ या ना? चलो, वर्क डन चाहिए। अच्छा, तो सोचो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, हम नहीं मतलब खुद इलेक्ट्रिक फील्ड ही करेगा, ठीक है, क्योंकि फोर्स तो इधर ही लग रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कर दिया? मान लो dx, ठीक है, dx डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स टू, या टू नहीं लिखते हैं, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट dx। dx डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वर्क डन कितना करना पड़ेगा? तो छोटा सा जो वर्क डन करना पड़ेगा dw, वो कितना करना पड़ेगा? बोलो, वो कितना करना पड़ेगा? वो करना पड़ेगा F डॉट डी x, या r लिख लेते हैं, ठीक है, r लिखेंगे ताकि तीनों कोऑर्डिनेट आए, तो dr लिख रहा हूं मैं, ठीक है, dx को जगह पे क्या लिख रहा हूं? dr, तो dr लिख देते हैं, ठीक है, f डॉट dr। अच्छा, f की वैल्यू क्या है? QE, तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू E डॉट dr, ठीक है, Q इंटू E डॉट dr। क्यों 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 क्यों? क्योंकि Q जो है वो एक सिंपल कांस्टेंट मतलब एक वैल्यू है ना, और E हमारा क्या है? वेक्टर है, E और R भी वेक्टर है, तो हम E डॉट R लिख लिए, ठीक है। चलो, ये तो लिख लिए, इसको मिटा देता हूं। अब हम क्या जानते हैं? एज क्या होता है? dw जो होता है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा लिखा जा सकता है क्या? लिख सकते हैं। चलो भैया, लिख दिए। तो dw के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ du इज इक्वल्स टू q इंटू E डॉट dr लिखा जा सकता है, हाँ या ना? लिख सकते हैं ऐसा? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? du बाय q इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ E डॉट dr लिख सकते हैं। नेगेटिव साइन को उधर कर दिया, q को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल के, सॉरी क्या क्या बोल दे रहा हूं, देखो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, वो कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो होगा dV। क्या होगा? dV। तो dV इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस d डॉट E डॉट dr, ठीक है, हो गया। चलो, ये dV हो गया। अब सोचो, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dV इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr माइनस E डॉट dr। और सिंपल अगर बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं? E डॉट dr को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो। हाँ, ये तो v हो गया। तो अगर हम ऐसा इंटीग्रेट करें कि पहले 0 फिर v, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr, ठीक है। तो ये होता है
relation between electric field and electric potential. This is the relation between electric field and electric potential. अब सोचो कि अगर पोटेंशियल जीरो ना हो, अगर पोटेंशियल जीरो ना हो तो क्या लिख सकते हैं? यहां पे इसी को ऐसे लिख सकते हैं, देखो V इनिशियल से V फाइनल तक, ठीक है, dV कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं? V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट dr। लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, कोई खास बात इसमें नहीं है, सिंपल। ये चेंज इन पोटेंशियल देता है। E डॉट dr क्या देता है? सिंपल चेंज इन पोटेंशियल। क्या देता है? चेंज इन पोटेंशियल, ठीक है। अब हमको कहां से कहां निकालना है, ये वैल्यू इंटीग्रेट करके पता चल जाती है, ठीक है। ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या हो गया? E डॉट dr, सिंपल, ठीक है। चलो, ये रिलेशन समझ में आया? ये रिलेशन समझ में आया? सिंपल, एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, तब भी तुम सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब क्या करेंगे? मिटा दो इसे। हाँ, मिटा दिया भाई, मिटा दिया। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन का स्पेलिंग क्या होता है? CARTESIAN, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, सिंपल, क्या हम E को ऐसे लिख सकते हैं? E इज इक्वल्स टू EXI प्लस EYJ प्लस EZK। क्या लिखा जा सकता है? लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इतना। और dr को क्या लिखा जा सकता है? dr को लिखा जा सकता है DXI प्लस DYJ प्लस DZK, ठीक है। Z हट जाएगा, हाँ, अच्छा, यहां पे अगर Y हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? DJ, ठीक है। अच्छा, चलो, अभी देखो क्या हमें क्या लिखना है? फाइनल पोटेंशियल, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल। सिंपली चेंज इन पोटेंशियल जो है वो क्या है? E डॉट dr के बराबर है, माइनस E डॉट dr के बराबर है, ठीक। क्या ये डॉट प्रोडक्ट है? क्या ये डॉट प्रोडक्ट है? सिंपल, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट करना तो आता है ना, तो वैल्यू पुट कर दो, तो क्या होगा? I इंटू आई क्या होता है? 1, I इंटू जे 0, J इंटू जे 1, J इंटू के 0, K इंटू के 1, और बाकी क्या होता है? 0। बात समझ में आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट है, सिंपल। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आएगा माइनस, इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, और जब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आता है? ये EX DX। अरे समझ में तो आ रहा है? डॉट प्रोडक्ट करो ना, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो E इंटू DX, E DX लिख दिए। I इंटू आई कितना होता है? 1, I इंटू आई कितना होता है? 1, और जो माइनस साइन पहले से हो तो रहेगा ही रहेगा। अब सोचो, जब इसको इसके साथ करोगे, जब इसको इसके साथ करोगे तो EX DY हो जाएगा, लेकिन I इंटू जे का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। कैसे? I डॉट जे, पता है कि नहीं भैया? क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ I, मैग्नीट्यूड ऑफ J, कॉस थीटा। इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो ये तो 90 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0, खत्म। तो माइनस, फिर क्या आ जाएगा? सिमिलरली इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस EY DY, फिर माइनस EZ DZ, EZ DZ। अब सोचो कि अगर डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है? एक्स एक्सिस में हो रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिर्फ एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो चेंज इन वाई और चेंज इन जेड क्या होगा? 0, ठीक है। चेंज इन एक्स और चेंज इन वाई क्या होगा? 0। सिंपल है ना? अगर डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में हो रहा है तो चेंज इन वाई और चेंज इन जेड क्या होगा? 0, सिंपल, ठीक है। अब सोचो
कि ऐसे लिख सकते हैं, इफ वी चेंज एक्स, इफ विल चेंज एक्स टू एक्स प्लस dx, ठीक है, x प्लस dx, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट, ठीक है, कीपिंग y एंड z कांस्टेंट। तो y और z पे तो कोई चेंज नहीं होने वाला है, y और z पे कोई चेंज नहीं होगा, है ना, y और z पे कोई चेंज नहीं होगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, dv इज इक्वल्स टू माइनस ई एक्स dx, ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या हो जाएगा, इसीलिए dy इज इक्वल्स टू dz इज इक्वल्स टू 0, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y और z पे तो कुछ चेंज ही नहीं होगा। तो हम डायरेक्ट अब इतना लिख सकते हैं, x में चेंज क्या होगा, x से x प्लस dx कर रहे तो चेंज कितना हुआ, dx हो गया। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो ई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv बाय dx, माइनस ऑफ dv बाय dx हो गया ये। अच्छा ये हो गया, है ना। सिमिलरली ठीक। अच्छा सोचो, वैसे ही अगर हम x को कांस्टेंट रखे, z को कांस्टेंट रखे और y को डिस्प्लेस कहां से कहां तक करे, y से लेकर के y प्लस dy, तो क्या हो सकता है, देखो ई वाई इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल वी बाय डेल एक्स। इसको d ना लिख करके हम डेल लिखेंगे, ठीक है, डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। ये जो टेढ़ा फीचर जो दिख रहा है ना ये, ठीक है, ऐसे सिग्मा का उल्टा, ठीक है, उल्टा सिग्मा जो दिख रहा है तुमको, इसको बोलते हैं डेल। इसका मतलब होता है कि अगर हमारे इक्वेशन में एक से ज्यादा वेरिएबल हो, कितना, एक से ज्यादा वेरिएबल हो, तो हम क्या करते हैं, एक को कांस्टेंट रखते हैं और बाकी सब नहीं, एक को वेरिएबल रखते हैं और बाकी सबको कांस्टेंट रखते हैं, और तब जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये वाला साइन को यूज करते हैं। बात समझ में आ रहा है, तुम डी भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत होने वाली तुम्हारे लिए नहीं है, बट कंसेप्ट ऐसा होता है। क्योंकि हम यहां पे x को वेरी करवा रहे हैं, y और z कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो गया कि हम ये डब्बा वाला साइन देंगे, डेल वाला साइन देंगे, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, ऐसे ही प्यार से बुलाते हैं इसको, क्या, डबा v बाय डबा x। बात समझ में आया, सिंपल, डब्बा। सिमिलरली ई जेड क्या लिख सकते हैं, बोलो, ई जेड को लिख सकते हैं डेल वी बाय, अच्छा ये y होगा ना, हाँ, डेल वी बाय डेल जेड, डेल वी बाय डेल जेड, सिंपल, कोई खास बात नहीं है। अच्छा, तो ये तो हमें रिलेशन पता चल गया, ये हमें रिलेशन पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी बाय डीएक्स, और v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई डॉट डीएक्स, ऐसा होता है, हाँ या ना। तो यहां तो हम, अगर हमको पोटेंशियल पता है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक। तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे द नेगेटिव साइन gives the direction, या ऐसे लिखो, नेगेटिव साइन ठीक है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
will be in the direction of decreasing potential, will be in the direction of डिक्रीजिंग पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे देखो, मिटा दो इसे, लिख लिए हो, बहुत बढ़िया। देखो देखो देखो, जैसे मान लो सिंपल, अभी डायरेक्शन देख रहे हैं, ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ऐसे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हाँ या ना। अगर यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज को रखो तो ये इधर मूव करेगा, हाँ या ना। और मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, हाँ या ना। मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, हाँ या ना। अच्छा, मूव करता है तो ये अगर चार्ज इधर मूव कर रहा है, इसका मतलब अगर हम 2 पॉइंट इंडिकेट करें 1 और 2, तो V1 इज ग्रेटर देन V2 बोलेंगे, हाँ या ना। पोटेंशियल एट 1 इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट 2। क्यों 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 क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल जो है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करता है, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट्स करता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो किधर होगा, टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो डिक्रीज तो कर रहा है ना, 1 से 2 डिक्रीज ही कर रहा है। ठीक, अच्छा चलो ये चीज याद रखना। अभी मैं इस पे बहुत सारे सवाल बताऊंगा तुम लोगों को, टेंशन नहीं लो। ठीक, अभी एक छोटा सा सवाल लेते हैं, वो क्या है, v इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसा तुमसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। सवाल क्या है, तुमसे पूछा गया सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या क्या होगा। ठीक, अच्छा अब क्या करो, इस v को, ये पोटेंशियल दिया हुआ है तो लिख लेते हैं v इज इक्वल्स टू, ऐसे v इज इक्वल्स टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसमें देखो 2 वेरिएबल है x और y, इसका मतलब इसका 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, Ex प्लस Ey आएगा। अच्छा, अब इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करेंगे, अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम Ex निकालना चाहते हैं, Ex का फॉर्मूला क्या होता है, नेगेटिव ऑफ डेल v बाय डेल एक्स। अब यहां पे जो ये डब्बा वाला कंसेप्ट है वो आएगा। वो डब्बा वाला कंसेप्ट क्या है, मैंने क्या बोला था कि अगर ऐसा साइन हो और उसका x हो तो दूसरा वेरिएबल जो y है उसको हम क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ये डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। दूसरे को क्या मानेंगे, कांस्टेंट। ये डिफरेंशिएट करने का तरीका होता है। ठीक है, अच्छा तो लिख लो भैया, माइनस डेल बाय डेल एक्स, क्या क्या आ जाएगा, यहां पे देख लो, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ठीक है, पहले इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट हो जाएगा और डेल एक्स बाय डेल एक्स, और ये नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव ही होगा। फिर ये नेगेटिव जब इसको नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव, क्या है 4 तो कांस्टेंट है, किसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी एक्स एक्स क्यूब। बाकी तो तुम लिख ही सकते हो माइनस वाई प्लस 12x स्क्वायर होगा ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर, तो 3 इंटू 4 12x स्क्वायर। ठीक, सिमिलरली अगर हम EY निकालें, ठीक है, सिमिलरली हम क्या निकालें, EY निकालें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, EY की वैल्यू क्या आएगी, EY की वैल्यू क्या आ जाएगी, बोलो, EY की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, EY की वैल्यू माइनस डेल V बाय डेल Y, तो माइनस डेल बाय डेल Y। V की वैल्यू कितनी है, एक्स वाई स्क्वायर माइनस 4x क्यूब। ठीक, अच्छा अब अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको इसके साथ डिफरेंशिएट कर दो तो माइनस x तो कॉमन हो, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो डेल बाय डेल वाई वाई स्क्वायर माइनस, और ये माइनस प्लस डेल बाय डेल वाई इंटू 4x क्यूब। ठीक, अच्छा अब यहां पे सोचो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स 2y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा, तो 2xy प्लस, ये देखो यहां पे x है तो हमने x को क्या मानना है, कांस्टेंट। हमें x को क्या मानना है, कांस्टेंट।
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0। ठीक, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो हमको ई वाई मिला सिर्फ क्या, ई वाई मिल गया हमारा -2xy। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो क्या हो जाएगा, ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। अब ई जेड तो 0 है तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। ई एक्स कितना हो गया, -y प्लस 12x² इंटू आई प्लस ई वाई कितना हो जाएगा, -2xy इंटू जे। खत्म। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। और ई जेड तो 0 है तो लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे हम निकालेंगे। ठीक, अगर हमको पोटेंशियल निकालना होता तो इंटीग्रेट, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ होता तो हम इंटीग्रेट कर देते, है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं, है ना। चलो बाय।